Analysis of algorithm. Analysis means to determine the performance of an algorithm. Analysis means to determine the performance of algorithm, or analysis means to evaluate the efficiency of an algorithm. अच्छा देखें, परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को जब आप एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो इसको मैंने कहा है कि इसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। तो परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी का क्राइटेरिया क्या होगा? जब भी आप किसी एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हम कुछ क्राइटेरियाज यूज़ करेंगे जिनकी बेस पर हम परफॉर्मेंस या उसकी एफिशिएंसी को क्या करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है हमारे पास टाइम है, इसके बाद हमारे पास स्पेस है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी है, वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है। इसके अलावा भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल समझाने के लिए परफॉर्मेंस के इसके अलावा भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इन क्राइटेरियाज में इंटरेस्टेड है। मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूँ। टाइम का मतलब ये है कि हाउ मच एल्गोरिदम विल टेक द टाइम, how much an algorithm will take the time with respect to प्रॉब्लम साइज। यानी किसी भी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम कैसे इफेक्ट होगा विद रेस्पेक्ट टू प्रॉब्लम साइज। यानी अगर प्रॉब्लम की साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उसके टाइम पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जब आप इन टर्म्स ऑफ टाइम उसकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं टाइम एनालिसिस। स्पेस एनालिसिस मीन, स्पेस एनालिसिस का जो उसका ताल्लुक है, डायरेक्ट उसका कोरिलेशन है वो उसकी, यानी आप उसका जो है मेमोरी एनालिसिस करना चाहते हैं कि मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है या उसकी परफॉर्मेंस क्या है, यानी वो स्पेस कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना स्पेस को एफिशिएंटली जो है वो कंज्यूम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम प्रॉब्लम। तो जब आप मेमोरी को जहन में रखते हुए या स्पेस को जहन में रखते हुए किसी भी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं या एफिशिएंसी को एवेल्यूएट करते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड स्पेस एनालिसिस। इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक जो है अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो वो बनता है सिंप्लिसिटी। यानी अगर एक एल्गोरिदम है, किसी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है हमारे पास, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए जब आप मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करते हैं तो इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिदम इसके लिए डिवाइस करना है या डिज़ाइन करना है, उसके लिए कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है ताकि इस प्रॉब्लम का जो है हमें सोल्यूशन मिल जाए। ये हमारे पास प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हम कोई भी सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने इसके लिए कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग की है, तो ये हमारे पास एक एल्गोरिदम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास एक और अल्टरनेटिव भी है, आपने इसके लिए एक और मॉडल भी बनाया मैथमेटिकल मॉडल, तो इसको आप एल्गोरिदम 1 कह लें और इसको अगर हम एल्गोरिदम 2 कह लें। तो अब आप ये दोनों एल्गोरिदम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं। तो कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि आप इसमें सिंप्लिसिटी का जो है लेवल, सिंप्लिसिटी
लेवल आप चेक करना चाहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी अंदर जो सिंप्लिसिटी लेवल है या वो उसको आप डिटरमिन करना चाहते हैं, यानी आपकी जो एफिशिएंसी है वो इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी आप जो है उसको मैयर करना चाहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। यानी किसी भी कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो हाउ मच द एल्गोरिदम इज़ कम्प्लेक्स, तो उसका लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी जब आप देखें, या उसका अपोजिट आप कर लें कि लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी जब आप डिटरमिन करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को कितना जो है ना वो सिंप्लीफाइड वे से जो है हमने उसको एड्रेस की है, तो उस एफिशिएंसी को या परफॉर्मेंस को जब आप इन पैरामीटर्स के ऊपर देखना चाहते हैं कम्प्लेक्सिटी या सिंप्लिसिटी के लेवल पर, तो उसको हम क्या कहते हैं कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। इसके बाद हमारे पास है वैलिडिटी एनालिसिस। देखिए मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम दो तरह के होते हैं, एक करेक्ट एल्गोरिदम होते हैं, एक इनकरेक्ट एल्गोरिदम होते हैं। करेक्ट एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर्स में कि जब वैलिड इनपुट भेजें तो जब वैलिड इनपुट पर वैलिड आउटपुट प्रोड्यूस करें तो उस एल्गोरिदम को आप करेक्ट एल्गोरिदम कहते हैं। तो जो वो लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी वो करेक्टनेस है उसको जो है आप डिटरमिन करना चाहते हैं कि वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितने एक्यूरेट हैं, करेक्ट इनपुट के ऊपर किस हद तक आपके पास करेक्ट आउटपुट आ रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि वैलिडिटी एनालिसिस में आप एक गैप एनालिसिस करना चाहते हैं कि आपका एक जो है एक्सपेक्टेड आउटकम है, आउटपुट है, एक्सपेक्टेड आउटकम है, एक्सपेक्टेड आउटकम है हमारे पास, और दूसरा जो है हमारे पास एक्चुअल आउटकम आ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो गैप है, ये गैप जो है ये मिनिमम होना चाहिए। जितना गैप मिनिमम होगा उतना एल्गोरिदम जो है उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी या उसकी एफिशिएंसी बेस्ट होगी। और आखिर में है रिलायबिलिटी एनालिसिस। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि एल्गोरिदम का जो बिहेवियर है वो कितना स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि ये नहीं है कि कभी हम वैलिड इनपुट्स देते हैं, वैलिड इनपुट्स पर ये लेट्स सपोज हमारे पास एल्गोरिदम है, हमने इसमें इनपुट्स भेजे, वैलिड इनपुट्स थे तो हमारे पास रिजल्ट वैलिड आ गए। वैलिड इनपुट पर अभी रिजल्ट वैलिड आ गए और फिर दोबारा अगर कोई इनपुट्स हमने चेंज करके थोड़ा सा उसको हमने पैटर्न को चेंज किया तो रिजल्ट्स इनवैलिड आना शुरू हो गए। फिर हमने थोड़ा सा पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया तो रिजल्ट्स फिर वैलिड आना शुरू हो गए। तो कभी वैलिड आ रहे हैं कभी इनवैलिड आ रहे हैं। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ सेम एल्गोरिदम हम रन करते हैं, डेटा को थोड़ा सा उसको वेरी करते हैं तो रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, वैलिड या इनवैलिड हो जाता है। तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट टाइम जो है ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। तो जिस बिहेवियर को आप प्रेडिक्ट न कर सकें उसको हम कहते हैं कि वो बिहेवियर जो है वो रिलायबल नहीं है। तो लेवल ऑफ प्रेडिक्शन अगर आप डिटरमिन करना चाहते हैं किसी भी एल्गोरिदम में कि कितना एल्गोरिदम जो है वो रिलायबल है, इसका बिहेवियर जो है वो स्टीरियोटाइप होगा, तो उसमें फिर डेटा के डिफरेंट आप सेट्स लेते हैं और डिफरेंट सेट्स के ऊपर आप उसको एवेल्यूएट करते हैं और उसका देखते हैं कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर है या नहीं है। तो इस किस्म के एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी एनालिसिस। एनी हाउ जो जनरल आइडिया है एल्गोरिदम के एनालिसिस करने का वो यही है कि किसी भी एल्गोरिदम की जब आप परफॉर्मेंस को या उसकी एफिशिएंसी को जब आप डिटरमिन करते हैं तो इसको हम कहते हैं एनालिसिस। हम एनालिसिस को इस तरह भी कह सकते हैं, इस एंगल से भी आप समझ सकते हैं इसको कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को आपने एल्गोरिदम्स के ज़रिए सॉल्व करना है, तो हमारे पास एक एल्गोरिदम है एल्गोरिदम 1, दूसरा हमारे पास है एल्गोरिदम 2, एल्गोरिदम 1, इसके बाद है हमारे पास एल्गोरिदम नंबर 2, इसके बाद हमारे पास तीसरा एल्गोरिदम एल्गोरिदम नंबर 3, इसको आप कह लें एल्गोरिदम 1, एल्गोरिदम 2 और एल्गोरिदम 3 समझने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। तो आप इन 3 अल्टरनेटिव्स में से वो जो मैंने आपको क्राइटेरियाज आपको बताए थे कौन कौन से, टाइम, स्पेस,
कॉम्प्लेक्सिटी, वैलिडिटी, जिसको आप करेक्टनेस एनालिसिस भी बाज़ दफ़ा बोलते हैं, या रिलायबिलिटी, ये फैक्टर्स आप इनको सामने रखते हुए, इनमें से कोई फैक्टर आप सामने रखते हुए आप इन तीनों एल्गोरिदम्स को आपस में क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं ए, बी और सी को, और देखना चाहते हैं कि इन तीनों में से बेस्ट वन कौन सा है। तो एनालिसिस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए जब आप कोई ऑप्टिमल एल्गोरिदम फाइंड करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स का आप आपस में कंपैरिजन करते हैं, उनको आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये भी एक किस्म का एनालिसिस है, कीपिंग इन व्यू सर्टन क्राइटेरियाज के टाइम के लिहाज से आप तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, या स्पेस के लिहाज से, या कम्प्लेक्सिटी, या वैलिडिटी, या रिलायबिलिटी के लिहाज से, और उसके बाद आपके सामने एक ऑप्टिमल चॉइस आ जाती है। दिस इज़ आल्सो द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। देखिए, जब आप किसी एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं, अब इस सब्जेक्ट में जो है हमारा जो काम होगा अंडर ग्रेजुएट लेवल पर वो सिर्फ टाइम एनालिसिस के साथ होगा। तो हमारा जो फोकस है वो हम टाइम के ऊपर रखते हैं, टाइम एनालिसिस की बात करेंगे हम इस पूरे सब्जेक्ट में। डिज़ाइन एंड थ्योरी ऑफ एल्गोरिदम में हमारा जो फोकस है वो टाइम एनालिसिस के ऊपर ही होगा। व्हाट डज इट मीन्स टाइम एनालिसिस? अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यानी प्रॉब्लम साइज के साथ एल्गोरिदम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो किस हद तक इफेक्ट हो रहा है। यानी अगर प्रॉब्लम की साइज आप ग्रो करते हैं तो एल्गोरिदम के टाइम की जो ग्रोथ है उसका जो रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ इंक्रीज इन टाइम, अगर प्रॉब्लम की साइज इंक्रीज हो, इंक्रीज के केस में, या प्रॉब्लम की साइज अगर आप डिक्रीज करते हैं तो फिर उस लिहाज से उसके एग्जीक्यूशन टाइम में कितनी रिडक्शन होती है, उसका जो रेट है इंक्रीज या डिक्रीज होने का वो आप डिटरमिन करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, टाइम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने एग्जीक्यूशन टाइम को, जो एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन टाइम होगा उसको प्रॉब्लम की साइज़ के साथ क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। यानी जो हमारा टाइम का फंक्शन होगा वो जो है एन नंबर, प्रॉब्लम साइज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ इनपुट्स जो है या नेचर ऑफ इनपुट्स जो है उसको अगर हम चेंज करते हैं तो उस लिहाज से फिर टाइम के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको जो है हम एवेल्यूएट करेंगे या उसके लिए फंक्शन डेवलप करेंगे टाइम का। वो जो बेस कर रहा होगा वो नंबर ऑफ़ इनपुट्स के ऊपर बेस कर रहा होगा। यानी n जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ़, ये जो n मैंने लिखा है f ऑफ n लिखें या t ऑफ n लिखें, मैथमेटिक्स में आप f ऑफ n लिखते हैं, लेकिन एल्गोरिदम में जो है हम मोस्टली जो फंक्शन लिखेंगे वो t ऑफ n होगा, टाइम फॉर n एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो n है वो प्रॉब्लम की साइज़ को या नंबर ऑफ़ इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हो गए या नेचर ऑफ़ इनपुट्स, उसकी बेस पर जो है हमारे जो एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ़ इनपुट्स भी इंपॉर्टेंट है और नेचर ऑफ़ इनपुट भी इंपॉर्टेंट है। नेचर का मतलब क्या है ये आगे मैं जाके बात करूँगा, जब आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझाऊँगा, न्यूमेरिकली या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो जो प्रॉब्लम की साइज़ चेंज होती है या प्रॉब्लम की नेचर चेंज होती है तो उसके एग्जीक्यूशन टाइम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है या किस रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, जब इसको हम डिटरमिन करेंगे, दिस विल बी आवर टाइम एनालिसिस। तो जब हम टाइम एनालिसिस करते हैं तो इसमें फिर फर्दर 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस हैं हमारे पास। बेस्ट केस एनालिसिस, वर्स्ट केस एनालिसिस, एंड एवरेज केस एनालिसिस। बेस्ट केस एनालिसिस मीन के जो मोस्ट फेवरेटेबल सर्कमस्टांसेस होंगे, मोस्ट फेवरेटेबल सर्कमस्टांसेस में एल्गोरिदम की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, दैट इज़ द बेस्ट केस। एंड वर्स्ट केस मीन इन मोस्ट
अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस वो किसी भी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को जब हम एनालाइज करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड वर्स्ट केस एनालिसिस। देखिए इसमें फ़िलहाल अगर बेस्ट और वर्स्ट के ऊपर अगर हम अपना वो रखें, तवज्जो रखें, तो इसका मतलब जो एल्गोरिदम का रनिंग टाइम होगा वो दो बाउंड्स के दरमियान होगा। एक अपर बाउंड हम कह लेते हैं, टाइम का अपर बाउंड कह लेते हैं, और ये टाइम का हम क्या कह लेते हैं, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। तो बेस्ट केस का जो ताल्लुक है वो लोअर बाउंड के साथ है, और जो वर्स्ट केस है उसका जो रिलेशन है वो अपर बाउंड के साथ है। यानी किसी भी एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है वो अपर बाउंड से ऊपर तो नहीं जा सकता, यानी अपर बाउंड से लेस और इक्वल होना चाहिए किसी भी एल्गोरिदम। अगर हम अपर बाउंड की बात करते हैं तो ये जब आप अपर बाउंड फाइंड करते हैं किसी भी एल्गोरिदम का कि मैक्सिमम किस हद तक जाएगा, किसी भी एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है मोस्ट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में कितना जो है उसका जो टाइम होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, डेट इज़ द अपर बाउंड। और मोस्ट फेवरेटेबल सर्कमस्टांसेस जो हैं अनफेवरेटेबल में कितना मैक्सिमम होगा, और फेवरेटेबल सर्कमस्टांसेस में आपका जो टाइम है वो कितना जो है उसका लोअर बाउंड होगा, या कितना कम हो सकता है या कितना डिक्रीज हो सकता है, ये टाइम का लोअर बाउंड हो गया। ठीक है जी। तो जब आप लोअर बाउंड फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है आप बेस्ट केस पर काम कर रहे हैं, यानी कितना उसका जो है टाइम जो है उसके जो मिनिमम लिमिट होगी उस पर जब आप काम करते हैं तो वो जो है आपका बेस्ट केस एनालिसिस होता है। और जो मैक्सिमम लिमिट होती है टाइम की जब आप फाइंड करते हैं यानी इससे ज़्यादा उसका टाइम जो है इंक्रीज़ नहीं होगा, तो उसको आप क्या कहते हैं, वर्स्ट केस एनालिसिस कहते हैं। तो वर्स्ट केस एनालिसिस का ताल्लुक ये है कि उसका जो एल्गोरिदम है अगर प्रॉब्लम की साइज़ इंक्रीज़ होती है या उसकी नेचर चेंज होती है तो कितना जो है मैक्सिमम होगा, उसका जो अपर बाउंड है टाइम का वो क्या होगा, उसका मैक्सिमम टाइम कितना हद तक जा सकता है, दैट इज़ द वर्स्ट केस एनालिसिस। या अनफेवरेटेबल सर्कमस्टांसेस में उसका टाइम कितना मैक्सिमम होगा, दैट विल बी द अपर बाउंड ऑफ द टाइम। और मोस्ट फेवरेटेबल सर्कमस्टांसेस में उस एल्गोरिदम का जो टाइम है वो किस हद तक हम जो है वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या उसका अगर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मैथमेटिक्स में तो उसका टाइम का लोअर बाउंड क्या होगा। तो जब ये लोअर बाउंड आप फाइंड करते हैं तो डेट इज़ द बेस्ट केस एनालिसिस। एवरेज जिसका नाम से ज़ाहिर है कि आप डिफरेंट डेटा सेट्स पर उसका आप टाइम फाइंड कर लें और फिर उस तमाम टाइम जितने भी टाइम आते हैं आपके पास उनका सम करके उसका एक एवरेज निकाल लें, डेट इज़ द एवरेज केस एनालिसिस। लेकिन इस सब्जेक्ट में जो है हमारा फोकस जो है वो ज़्यादातर बेस्ट केस और वर्स्ट केस के ऊपर होगा। तो हम किसी भी एल्गोरिदम की बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्स्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे साइज़ ऑफ प्रॉब्लम की बेस पर, यानी अगर नंबर ऑफ़ इनपुट्स को ग्रो करें तो कितना टाइम उसका जो है अपर लिमिट तक जाएगा, और फिर अगर टाइम प्रॉब्लम की जो साइज़ है उसको रिड्यूस करें तो टाइम की लोअर बाउंड क्या होगा या कितना टाइम उसका कम कर सकते हैं हम। तो यहाँ जो हमारा फोकस होगा इस सब्जेक्ट में डिज़ाइन एंड थ्योरी ऑफ एल्गोरिदम में, जो कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अभी पढ़ रहे हैं, उसमें हम टाइम का जो एनालिसिस करेंगे वो बेस्ट एंड वर्स्ट केस एनालिसिस करेंगे। ज़्यादातर फोकस हमारा बेस्ट और वर्स्ट पर होगा। अच्छा, जब हम एनालिसिस करते हैं तो फिर आप दो बातें और जहन में रख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक है मशीन डिपेंडेंट एनालिसिस और दूसरा हम कह लेते हैं समझने के लिए मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस। ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने इसको दो डिफरेंट उसमें कर लिया ताकि आपको बात समझ अच्छे तरीके से आ जाए। मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस, अब देखिए इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स सपोज ये हमारे पास एल्गोरिदम है और इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, सर्टेन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब मशीन डिपेंडेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को सामने रखते हुए, एक मशीन ए को सामने रखते हुए जब आप इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ने इस मशीन पर जब आप इसका वो क्लॉक रेट चेक कर लें
कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ने कितना टाइम लिया, सेकंड इंस्ट्रक्शन ने फिर इस मशीन के ऊपर कितना टाइम लिया, थर्ड इंस्ट्रक्शन ने, फोर्थ ने, फिफ्थ ने, अप टू सो ऑन। और आखिर में सबको जो है आपस में क्या कर लें, आप जितने भी आपके पास टाइम आ गए हैं इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के, इनको आपस में एकमुलेट कर लें या सम अप कर लें, तो आपके पास एल्गोरिदम का जो है वो टोटल रनिंग टाइम आ जाएगा। लेकिन ये जो एल्गोरिदम का रनिंग टाइम आएगा वो पर्टिकुलर मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। अब आप ऐसा कर लें, लेट्स सपोज अगर मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल समझाने के लिए ले लेता हूँ। लेट्स सपोज आपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो 1 माइक्रोसेकंड लिया, फिर अगली इंस्ट्रक्शन ने 2 माइक्रोसेकंड लिए, थर्ड इंस्ट्रक्शन ने फर्स्ट 1 माइक्रोसेकंड लिया, फोर्थ इंस्ट्रक्शन ने भी 1 माइक्रोसेकंड लिया, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन ने 2 माइक्रोसेकंड लिए। मैंने आखिर में तमाम को सम अप कर लिया। तो लेट्स सपोज समझाने के लिए आपको कंसिडर कर लेते हैं कि ये टोटल जो है हमारे पास 10 माइक्रोसेकंड में ये एल्गोरिदम जो है इस मशीन पर उसने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया, तो ये उसका जो है वो रनिंग टाइम हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के ऊपर रन करके, अच्छा इसमें हार्डवेयर भी है और सर्टन और एलिमेंट्स भी होते हैं। इसमें आप सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब है सॉफ्टवेयर में आप कंपाइलर की एग्जांपल ले लें, आप एक एल्गोरिदम को C++ में इम्प्लीमेंट करते हैं या C# में इम्प्लीमेंट करते हैं या पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डिफरेंट उसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन के फॉर्म्स अगर आपके चेंज होते रहे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपके एल्गोरिदम का जो एनालिसिस है वो फिर वेरी करता है, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए हम ये कह लेते हैं कि आपने इसको एक मशीन के ऊपर रन किया तो आपके पास एक फ़िक्स टाइम आ जाएगा, हर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम आ जाएगा, और आखिर में आप इन सारों को प्लस कर लें या सम कर लें तो आपके पास टोटल रनिंग टाइम आ जाएगा। और इसकी बेस पर आप किसी भी एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है वो क्या कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो ये कोई मतलब है। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि अगर आप इसमें मशीन को चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर को रिप्लेस कर लेते हैं एक दूसरी मशीन के साथ, ए को रिप्लेस कर लेते हैं बी के साथ, तो ये फिर शायद आपके तमाम जो रनिंग टाइम है वो इफ़ेक्ट हो जाए। मशीन बी के ऊपर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल जितना माइक्रोसेकंड ले रही है, फिर इस तरीके से सेकंड इंस्ट्रक्शन जितने माइक्रोसेकंड ले रहे, थर्ड इंस्ट्रक्शन, आखिर में सारों को आपस में फिर अगेन सम अप कर लें तो फिर इसका एक और नेक्स्ट रनिंग टाइम आ जाएगा। तो इस किस्म के जब आप एनालिसिस करते हैं एक मशीन के ऊपर रन करके उसका आप फिक्स एक रनिंग टाइम आप कैलकुलेट कर लेते हैं, such type of analysis is called machine dependent analysis. But this is not a good approach to analyze the algorithms, कि ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। दिस इज़ नॉट ए बेस्ट वे, दिस इज़ ए गुड अप्रोच, कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। तो हम फिर मूव करते हैं मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस की तरफ। मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि एनी काइंड ऑफ मशीन हो, तो एनी काइंड ऑफ मशीन, किसी भी मशीन के ऊपर जब हम किसी इस एल्गोरिदम को रन करें तो उसका जो रनिंग टाइम होगा वो क्या होगा। तो अब जब एनी काइंड ऑफ मशीन की बात करते हैं तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स में आपको एक कंसेप्ट आपके जहन में आएगा जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो अब आपका जो टाइम है वो वेरी करेगा या वेरिएबल टाइम होगा, जिसकी बेस पर, क्योंकि आप मशीन जो है आप फिक्स आप जो है उसका जो है एक टाइम फाइंड नहीं कर रहे हो फिर आखिर में सम अप कर ले, इस तरह नहीं होगा। बल्कि आपकी जो प्रॉब्लम की साइज़ है, प्रॉब्लम साइज़ है, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम की साइज़ है, प्रॉब्लम की नेचर है, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, पैरेललिज्म है, रिकर्जन है, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स हैं, आईओ बाउंड्स हैं, इसके अलावा आपके डिस्क का जो है वो आर्किटेक्चर है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका ये जो है ना फिर डिपेंड करेगा आगे एनालिसिस। और फिर ये किसी एक पर्टिकुलर मशीन के लिए नहीं होगा, एनी काइंड ऑफ मशीन, यानी कोई भी मशीन हो तो आप उसके ऊपर एस्टीमेट, यानी किसी भी मशीन के ऊपर आप रन करें तो आप एक एस्टीमेट कर रहे होते हैं कि इसके ऊपर इस एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है वो कितना आएगा। तो इसके लिए फिर जो है ना आप क्या करेंगे, टाइम के फंक्शंस डिटरमिन करेंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिक्स में अगर आपको फंक्शन का कंसेप्ट हो, मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में पढ़ाया था फंक्शंस क्या होते हैं,
तो इधर यहाँ पर आप टाइम फंक्शंस डिटरमिन करेंगे और उन टाइम फंक्शंस की बेस पर आप एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप एनी काइंड ऑफ मशीन के लिए जब आप एनालिसिस करते हैं, समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज अगर हमने टाइम का एक फंक्शन फाइंड किया और वो हमारे पास टाइम का फंक्शन आया an+b। अब देखिए, जिस आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, अगर n की पावर 1 है तो इसको आप कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और अगर फॉर एग्जांपल n की पावर यहाँ पर अगर आ जाती है 2 तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर ये इक्वेशन आ गया, टाइम का ये फंक्शन बन गया है, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। यानी अगर ये किसी भी मशीन के ऊपर एल्गोरिदम रन हो, अगर मैं एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ इनपुट्स ले लूँ और वाई एक्सिस पर टाइम ले लूँ, तो यानी जो नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपका टाइम भी इंक्रीज़ होगा। अगर फॉर एग्जांपल 10 इनपुट्स हैं तो शायद टाइम इतना लगे, 20 इनपुट्स हैं तो टाइम इतना लगे, 30 इनपुट्स हैं तो टाइम इतना लगे। तो ये पॉइंट्स अगर आप सारे आपस में कंबाइन करते जाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये आपका लीनियर, यानी इसमें जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है एल्गोरिदम की, चाहे वो किसी भी मशीन पर रन करे, मशीन A B C D E एनी काइंड ऑफ मशीन, कोई भी हार्डवेयर है, तो आपने उसकी जनरल जो है, एक जेनेरिक जो है ना ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, यानी लीनियर फंक्शन के तहत आपने उसको डिस्क्राइब कर लिया। तो इस किस्म के एनालिसिस को फिर हम क्या कहते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट है। या फॉर एग्जांपल किसी भी एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है वो क्वाड्रेटिक आ रहा है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें आप नंबर ऑफ इनपुट्स 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर अगर आप देखें तो 100 टाइम्स आ जाएगा, यानी इतने हाई रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर n की वैल्यू 100 कर लें तो 100 का स्क्वायर करें अगर आप, तो n का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, इस रेट से आपका जो है टाइम इंक्रीज़ होगा। यानी अगर 10 था तो 100 टाइम आया और 100 हुआ तो इस टाइम से, यानी आप बहुत रैपिडली टाइम आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आप उसे किसी भी मशीन के ऊपर रन करें, A B C D, तो इस रेट से जो है आपका टाइम, अगर क्वाड्रेटिक है तो इस रेट से आपका जो टाइम है वो वेरी करेगा। यानी अगर नंबर ऑफ़ इनपुट्स 10 रखते हैं तो टाइम हंड्रेड्स में आएगा, और अगर 100 रखते हैं तो फिर 10,000 में आएगा। और अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ इनपुट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो टाइम जो है आपका जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर, मतलब है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो जब स्क्वायर हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल हो, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसका जो टाइम है वो रैपिडली इंक्रीज़ होगा। तो चाहे वो किसी भी मशीन पर आप रन करें, तो अब आपने उसकी जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो आपने इस फंक्शन से डिस्क्राइब कर लिया है। तो इस फंक्शन को देखते ही जो है किसी भी यूज़र को या किसी भी उसको जो है जो आपका डिज़ाइनर होगा या जो आपके एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, उनको पता चल जाएगा कि किस रेट से, या जो इसकी एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं उनको पता चल जाएगा कि इस एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस क्या होगी प्रॉब्लम साइज़ के लिहाज से। यानी अगर प्रॉब्लम उसकी साइज़ वेरी कर रही है तो किस रेट से उसका जो टाइम है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस सब्जेक्ट में जो हमारा फोकस होगा वो आप लोगों को मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस कराना मैं आपको सिखाऊंगा मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। उसको हम डिफरेंट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेकर उसको पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक जनरल प्रॉब्लम लेकर, एक बड़ा प्रॉब्लम लेकर उसके ऊपर एक कंप्लीट टाइम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, मैं मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक एल्गोरिदम लेता हूँ, A = 10, B = 20, C = A + B, एंड इसके बाद मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ प्रिंट C। ये एक छोटा सा एल्गोरिदम मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। तो जब आप मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेंगे तो फिर इसमें आप दो चीज़ें कंसिडर करेंगे। एक तो ये है कि कास्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड नंबर ऑफ़ टाइम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑफ़ टाइम्स के, वो इंस्ट्रक्शन कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है।
कास्ट का मतलब यहाँ पर ये मैं आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ कि अगर इसको किसी भी मशीन पर रन करें, एनी काइंड ऑफ मशीन, तो अगर एक दफ़ा एग्जीक्यूट करें तो कितना टाइम लेगी, तो हम उसको कह लेते हैं कास्ट, उसको एस्टीमेट कर लेते हैं टाइम को। तो उस जो टाइम का एस्टीमेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, कास्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि ये पेन है, इसके एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो अगर नंबर ऑफ़ टाइम ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल 10 पेन हो जाएं, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी टोटल कास्ट कितनी आएगी। ये कुछ इस किस्म का आप एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको मशीन के ऊपर, किसी भी मशीन के ऊपर रन करूँ, इसका मैं टाइम मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सबसे मोस्ट बेसिक, मैंने सबसे आसान एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। अब फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस इंस्ट्रक्शन की ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 3 है और स्टेटमेंट नंबर 4 है। लेट्स सपोज इस स्टेटमेंट की जो कास्ट है वो C1 है, और आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, तो नंबर ऑफ़ टाइम्स इसके 1 होंगे। मैंने सपोजिशन लिया कि इसको किसी भी मशीन के ऊपर रन करें तो एक दफ़ा एग्जीक्यूट करने की इसकी जो टाइम होगा, वो जो टाइम एनालिसिस क्योंकि कर रहा हूँ, तो इसकी जो कास्ट को मैं टाइम के उसमें ज़ुमरे में अगर आप लें, तो इसको एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगेगा वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट करें किसी भी मशीन पर, तो मैंने एक एस्टीमेशन की है और एक एस्टीमेट किया है, उसको एक वैल्यू ली है C1। अगर स्टेटमेंट नंबर 2 को, उसकी कास्ट को मैं सपोज कर लूँ C2 है, और ये भी नंबर ऑफ़ टाइम्स 1 है, और इस थर्ड स्टेटमेंट की कास्ट को एज्यूम कर लूँ C3, और ये भी नंबर ऑफ़ टाइम्स 1 है मेरे पास, इसकी कास्ट को C4 एज्यूम कर लूँ, नंबर ऑफ़ टाइम्स अगेन 1 है, तो अब टोटल जो टाइम होगा Tn, टाइम का फंक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 इंटू C1 प्लस 1 इंटू C2 प्लस 1 इंटू C3 प्लस 1 इंटू C4, तो ये मेरे पास बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो ये मेरे पास बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ये सारी वैल्यूज़ ऐड कर लूँ तो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम होगा वो किसी भी मशीन के ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये इसके बिहेवियर को, इसकी परफॉर्मेंस को या उसकी एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करे। यानी यहाँ कांस्टेंट का मतलब ये लूँगा कि यहाँ पर जो एल्गोरिदम का रनिंग टाइम है, ये बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। व्हाट डज इट मीन्स? देखें, जब आप किसी एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं और आपके पास फंक्शन आ जाता है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि इससे रनिंग टाइम आप कैसे जो है ना, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। कांस्टेंट आने का मतलब ये है कि देखें, यहाँ पर जो मैंने फंक्शन लिखा था वो इन टर्म्स ऑफ टाइम लिया था। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स या प्रॉब्लम की साइज़ को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एल्गोरिदम का रनिंग टाइम है वो नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इसको किसी भी मशीन पर रन करेंगे तो एक कांस्टेंट टाइम आएगा। यानी नंबर ऑफ इनपुट्स आपके इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, नो डज नॉट इफेक्ट द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम का जो टाइम है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये हमने एक मशीन इंडिपेंडेंट इसका क्या कर लिया, टाइम एनालिसिस कर लिया। अच्छा, इस एल्गोरिदम में तो मैंने कोई कंडीशंस भी अप्लाई नहीं की, लूप्स भी अप्लाई नहीं की। तो अगर किसी एल्गोरिदम में कंडीशंस आ जाएं, लूप्स आ जाएं, तो फिर क्या होगा, उसके लिए फिर मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स लेकर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहले हम कंडीशन के केस को देख लेते हैं ताकि आपका थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए कि ताकि किसी एल्गोरिदम में अगर कंडीशंस आ जाएं तो उसका आप मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस कैसे करेंगे। तो मैं एक कंडीशन लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ कंडीशन, और मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू आखिर में मैं एंड इफ ले, या इस तरह ब्लॉक बना लें एफ इफ़ और एंड इफ के साथ, या मैंने आपको कहा था कि ब्रेसेस के साथ कर लें। अब जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, दो केसेस हैं, या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, यानी पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब है हेडर, ये जो इफ़ का हेडर है ये तो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, वन टाइम, चाहे वो ट्रू है या फॉल्स है, एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। अब जहाँ तक बॉडी का सवाल है तो ये डिपेंड करता है कि इसकी कंडीशन ट्रू होने पर या फॉल्स होने पर। अगर ट्रू है
तो ये तमाम स्टेटमेंट्स एक एक दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो इफ़ का हेडर है वो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर होती है। एक दफ़ा आप उसको मतलब है चाहे वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो कंडीशन को तो एवेल्यूएट करेंगे, तो लिहाजा उसका मतलब है नंबर ऑफ़ टाइम्स उसका वन टाइम वो ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम तमाम स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन 1 ले लेंगे, 1 टाइम एग्जीक्यूट होंगी, और अगर नहीं हो रही तो फिर 0 होगी। तो अगर 0 भी हो तो फिर भी देखें कम से कम एक दफ़ा तो इफ़ कंडीशन ज़रूर एग्जीक्यूट हो गई। इसमें आपने जहन में ये रखना है कि इसका जो सारा फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है, हेडर के ऊपर है। यानी हेडर कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम जो है वो ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, एटलीस्ट। ठीक है जी, तो क्योंकि उसमें हम चेक करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। बाकी हम इंशाल्लाह आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें जब इफ़ यूज़ करेंगे तो फिर आपको फर्दर आपको जब उसमें मज़ीद भी आईडी आपको क्लियर करूँगा। इसके बाद हम थोड़ा सा लूप को देख लेते हैं। लूप्स में क्या होगा हमारे पास, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। देखें जब आप लूप एग्जीक्यूट करते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 3 लेट्स सपोज, या 1 to 10 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, या तो आप इस तरह बॉडी बना लें या फिर फॉर, और जिसका कि मैंने आपको बताया था एंड फॉर फॉर्मल सूडो कोड्स उसके लिख कर। अब आप देखें आपने पढ़ा है, लैंग्वेजेस में भी आपने पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में भी आपको टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो लूप है तो आई की फर्स्ट वैल्यू 1 होगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू 2 होगी, नेक्स्ट वैल्यू 3, लूप काउंटर 10 तक पहुंचेगा, और ये स्टेटमेंट्स यानी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। अच्छा, लास्ट आई की वैल्यू क्या होगी? जब तक ये 11 पर नहीं पहुंचेगी आई की वैल्यू, उस वक्त तक ये लूप टर्मिनेट नहीं होगी, क्योंकि 11 पर जाके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी ये जो लास्ट लिमिट है उससे एक्सीड कर जाएगा, तो फिर ये लूप फर्दर जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो हेडर है वो 10 टाइम्स ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगा, और 1 टाइम जो है वो किसके लिए एग्जीक्यूट होगा? फॉल्स के लिए। तो टोटल जो है ये 11 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और बॉडी जो है वो सिर्फ 10 टाइम्स सिर्फ ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो अब अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूँ, 10 की बजाय मैं n ले लूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो n+1 होगा तो ये फॉल्स होगा। तो इसका मतलब है अब जो है अगर मैंने n लिया है तो हेडर जो है वो n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी n टाइम्स ट्रू के लिए और 1 टाइम फॉल्स के लिए, तो ये बनेगा आपके पास n+1 टाइम। और ये जो बॉडी है वो सिर्फ ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगी, तो बॉडी जो है वो इसकी हर स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट 1, 2, 3 जितनी भी हैं, वो सिर्फ n टाइम एग्जीक्यूट होंगी। तो ये आपका जो है लूप का मतलब थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया उसकी फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम एल्गोरिदम्स को एनालाइज करेंगे तो ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है कि हेडर अगर है तो वो एक दफ़ा ज़्यादा एग्जीक्यूट होगा, बॉडी सिर्फ ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा इशू आ जाता है वो नेस्टेड लूप में आ जाता है। अगर उसका कंसेप्ट अगर थोड़ा सा आपको समझ आ जाए तो या मैं आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल मैं एक इनिशियल केस ले लेता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3, और फिर उसके अंदर एक नेस्टेड लूप ले लेता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 1, 2, 2, और यहाँ पर जो है फिर मैं ले लेता हूँ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 अप टू सो ऑन, और फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एंड फॉर। अब देखें यहाँ पर नेस्टेड लूप में आपने पढ़ा होगा कि जब आई की वैल्यू 1 है तो ये वाली लूप अपना साइकिल पूरा करेगी, यानी ये हेडर 2 टाइम्स ट्रू के लिए और एक दफ़ा फॉल्स के लिए। ये देखें बात आप जहन में रखें कि 2 टाइम्स ट्रू के लिए और एक दफ़ा फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, और बॉडी जो है ये सिर्फ 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। फिर जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हेडर अगेन
2 + 1 यानी 2 टाइम्स ट्रू के लिए और 1 टाइम फॉल्स के लिए फिर एग्जीक्यूट होगा। और जब i की वैल्यू यानी जब i की वैल्यू 1 है तो ये 2 टाइम्स ट्रू के लिए, एक 1 टाइम फॉल्स के लिए। जब i की वैल्यू 2 है तो ये इनर लूप जो है, ये वाला हेडर जो है 2 टाइम्स ट्रू के लिए और 1 टाइम फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। 1 टाइम फॉल्स के लिए, ट्रू फॉल्स, ठीक है जी। और फिर जब i की वैल्यू 3 होगी तो ये हेडर फिर अगेन 2 टाइम्स ट्रू के लिए 1 टाइम फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। जबकि इसकी जो बॉडी है वो ऑल द टाइम सिर्फ ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट टाइम भी जब i की वैल्यू 1 है 2 टाइम्स, जब i की वैल्यू 2 होगी तो भी 2 टाइम्स, जब i की वैल्यू 3 होगी तो भी 2 टाइम्स। अच्छा, अब ये वाली जो i की वैल्यू है ये 3, इसकी लास्ट वैल्यू i की जो है वो 4 होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक ये फॉल्स नहीं होगा ये लूप, आउटर लूप टर्मिनेट नहीं होगी, क्योंकि इसको भी एक दफ़ा फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होना है। तो अब अगर मैं समझाऊं आपको जनरल करके, आपसे मैं पूछता हूं कि टोटल कितनी दफ़ा एग्जीक्यूशंस हुई, ठीक है। तो जब i की वैल्यू 1 थी बॉडी 2 टाइम एग्जीक्यूट हुई, जब i की वैल्यू 2 हुई 2 टाइम्स, फिर i की वैल्यू जो 3 हुई ये भी फिर 2 टाइम। तो टोटल कितनी दफ़ा ये बॉडी एग्जीक्यूट हुई, 2 + 2 + 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है जी। ट्रू के लिए सिर्फ मैं कंसिडर कर रहा हूँ, या इसको आप इसका भी समझ ले लेते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स i एंड नंबर ऑफ टाइम्स j, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, या 2 + 2 + 2, क्योंकि i की वैल्यू जब 1 है 2 टाइम्स, i की वैल्यू 2 है 2 टाइम्स, और i की वैल्यू जब 3 है अगेन 2 टाइम्स, तो 2 + 2 + 2, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरीके से 6 टाइम्स। तो इसमें मतलब है आपने सम करना होगा, यानी नेस्टेड लूप में आपको थोड़ा सा समेशन का कंसेप्ट समझना होगा। अब समेशन के कंसेप्ट के लिए मैं इस लूप को अब ज़रा जेनेरिक कर लेता हूँ, 2 3 की बजाय मैं यहाँ पर ले लेता हूँ n, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ जाए समेशन का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ले लूँ कि आउटर लूप n टाइम एग्जीक्यूट होगी और ये भी n टाइम एग्जीक्यूट होगी, तो फिर क्या होगा, आपने देखा है कि ये जो मैंने आपको बताया है कि आउटर लूप क्या होगी, n टाइम ट्रू के लिए होगी। ट्रू केस अगर ट्रू केसेस अगर आप लें तो n टाइम एग्जीक्यूट होगी, n टाइम्स, और 1 टाइम जो है ये फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉल्स का केस लें आप तो टोटल हमारे पास, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, n + 1 टाइम ये हेडर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन क्योंकि बॉडी मैंने आपको कहा है कि सिर्फ ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होती है, तो क्योंकि ये नेस्टेड लूप इस लूप के अंदर है तो सिर्फ ट्रू टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट होगी, यानी i = 1 to n के लिए एग्जीक्यूट होगी, n + 1 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगी इनर लूप। तो i की वैल्यू जब 1 होगी तो आप देख रहे हैं कि ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा ट्रू के लिए, 1 टाइम फॉल्स के लिए, जब i की वैल्यू 1 होगी। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो अगेन ये हेडर जो है n + 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा ट्रू के लिए, n टाइम ट्रू के लिए, 1 टाइम फॉल्स के लिए। जब i की वैल्यू 3 होगी तो अगेन ये हेडर n टाइम ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगा, 1 टाइम फॉल्स के लिए। जब i की वैल्यू 4 होगी तो हेडर जो है ना ये अगेन n टाइम ट्रू के लिए, 1 टाइम फॉल्स के लिए। आखिर में i की वैल्यू जब n होगी तो हेडर, ये वाला हेडर अगेन n टाइम ट्रू के लिए और 1 टाइम फॉल्स के लिए। ये मैं लूप हेडर की बात कर रहा हूँ, इस लूप हेडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो टोटल कितना हुआ, तो आप इन सारों को ऐड कर दें। तो ऐड करने के लिए आप मैथमेटिक्स में कौन सी सिंबल यूज़ करते हैं, समेशन। आप देख रहे हैं कि हर दफ़ा क्या हो रहा है, n + 1 n + 1 n + 1 ऐड हो रहा है। तो समेशन ऑफ n + 1 कितने टाइम्स, i = 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वैल्यू क्या आ रही है n, तो n, ये इसका जो है आपका इस हेडर की जो है आपके पास क्या आ जाएगी, इस हेडर की फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आ जाएगी। अब बॉडी को आप चेक करना चाहते हैं, तो जब i की वैल्यू 1 होगी बॉडी जो है n टाइम एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इसका हेडर अगर n + 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है तो बॉडी n टाइम। जब i की वैल्यू 2 होगी तो अगेन n टाइम्स, जब i की वैल्यू 3 होगी तो अगेन n टाइम्स,
जब i की वैल्यू 4 होगी तो अगेन n टाइम्स, तो आखिर में i की वैल्यू जब n होगी तो अगेन बॉडी n टाइम्स। तो अब टोटल कितना, आप इन सबको अगेन ऐड कर लें तो कितना बनेगा, n प्लस n प्लस n प्लस n। तो इसको आप क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ n वेयर कितनी दफ़ा, जब i की वैल्यू 1 होगी और लास्ट i की वैल्यू क्या होगी, n, ये आपस में क्या करने होंगे, आपने ऐड करने होंगे। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन बन जाएगी, एक जनरल उसके लिए हमारे पास समेशन की रिप्रेजेंटेशन बनेगी। ये जो स्टेटमेंट है या बॉडी है उसका रनिंग टाइम या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है वो ये आएगी, नंबर ऑफ़ टाइम्स ये आएंगे और हेडर का नंबर ऑफ़ टाइम्स ये आएगा और इस हेडर का नंबर ऑफ़ टाइम n+1 आएगा। तो ये नेस्टेड लूप का थोड़ा मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। अब इन सारे कंसेप्ट्स को देखें। अच्छा, एक लूप और भी होती है जिसको आप कहते हैं वाइल लूप या कंडीशनल लूप कह लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्योंकि इसको भी हमने बाज़ दफ़ा एल्गोरिदम में यूज़ करना होगा, तो उसकी भी थोड़ा सा आपको जनरल कंसेप्ट होना चाहिए। वाइल कंडीशन, और यहाँ पर बॉडी ऑफ लूप है हमारे पास, या तो आप इस तरह लिखें या फिर जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि सूडो लैंग्वेज आप लिखते हैं एंड वाइल लिख लें। अब इसमें आपने पढ़ा है कि लूप की जो एग्जीक्यूशन है इसमें हमें पहले से नंबर ऑफ़ टाइम्स पता नहीं होता, बल्कि इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशन की बेस पर जो है ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जबकि फॉर में हमें नंबर ऑफ़ टाइम्स पहले से पता होती हैं कि ये बॉडी जो है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें मैं आपको समझाने के लिए 3 केसेस ले लेता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। इसमें पहला केस तो ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, फर्स्ट टाइम कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए और ये बॉडी एग्जीक्यूट ना हो, 0, यानी जो बॉडी होगी, बॉडी ऑफ द लूप होगी वो 0 टाइम एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ हेडर जो है वो ओनली 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो ट्रू या फॉल्स को डिटरमिन कर रहा है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या नंबर ऑफ टाइम्स होंगे 1 होगा और जो इसकी बॉडी होगी फिर वो 0 टाइम होगी। और दूसरा ये हो सकता है कि ये सारी लूप एग्जीक्यूट हो जाए तमाम केसेस के लिए, यानी ये जो जिस वेरिएबल पर ये काउंटर लगा हुआ है या कंडीशन लगी हुई है वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ चेक हो जाती हैं और फिर बिल्कुल जाके एंड में जाके फॉल्स हो जाता है। तो फिर ऑल या उसकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो कंडीशन कहीं जाके फॉल्स हो जाती है, तो मैं कहता हूँ कि एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाती है। मैं इस तरह समझ लेता हूँ कि यानी जितने भी आपके नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं उन सारों के ऊपर ये जो है वो कंडीशन ट्रू आ रही थी और फिर जब n+1 होगा तो जाके ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स का केस बनेगा। तो बॉडी जो है फिर इसकी यानी n टाइम्स अगर आपका ट्रू के लिए है तो हेडर उसका जो है वो हेडर जो है वो n+1 टाइम फिर अगेन हो जाएगा और बॉडी जो है उसकी क्या हो जाएगी, n टाइम हो जाएगी। ये जैसा कि मैंने आपको बताया हेडर एंड बॉडी, ठीक है जी। हेडर 1 टाइम है अगर एक ही दफ़ा पहली दफ़ा कंडीशन फॉल्स हो गई और अगर n टाइम है तो फिर n+1 टाइम कंडीशन चेक होगी, अगली दफ़ा फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और तीसरा केस इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि दरमियान में कहीं ब्रेक हो जाती है, यानी वो कंप्लीट वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूट नहीं होता, कुछ वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूट हो पाती है और फिर पता चलता है कि कंडीशन फॉल्स हो गई तो दरमियान में हम उसको कहीं टर्मिनेट कर देते हैं। इन द मिड कहीं टर्मिनेशन हो जाती है, एट मिड पॉइंट सम जो है ना उसके जो टर्मिनेशन हो जाती है। तीसरा केस उसका ये भी हो सकता है कि एट एनी वैल्यू हम इसको दरमियान में ही कहीं टर्मिनेट कर देते हैं, तो तीसरा केस ये भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बात की है, इसके बिहेवियर को समझाने के लिए कि इसमें हमें नंबर ऑफ़ टाइम्स कहीं मिड में टर्मिनेट हो जाए, तो ये चांसेस हैं। अब हम इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करके एक एग्जांपल लेंगे, एक पूरा एल्गोरिदम लेंगे जिसमें लूप्स भी यूज़ हो रही हो, शायद इफ़ भी यूज़ हो रही हो, और उस पूरे एल्गोरिदम का जो है हम एक मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।